प्रयास मैंने इस अनुक्रमणिका पर ध्यान देने का करता भी रहा हूं, तो उसमें इतना ध्यान जा रहा है कि जैसे कल बात हुआ था 1 से 9 अध्याय तक दर्शन की वस्तु और प्रक्रिया, ये फोकस है 1 से 9 अध्याय तक। और दर्शन, दृश्य और दृष्टि, ये जो अध्याय 9 है, ये अध्याय 9 ऐसा लगा मानो जैसे बाबा जी ने पूरा चेतना विकास मूल्य शिक्षा का एक स्वरूप हम सबके सामने रख दिया है। उदाहरण के लिए मैं कुछ इसकी अनुभूतियां पढ़ के आपको सुनाता हूं। दर्शन, दृश्य और दृष्टि में है जैसे वातावरण अध्ययन पूर्व संस्कार के अनुबंधानुक्रम विधि से दर्शन क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है। क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के अनुसार ही जागृति एवं ह्रास की ओर गति है। तो पूरा शिक्षा का स्वरूप ही है जैसे शिक्षाप्रद वातावरण, अध्ययन के लिए वस्तु और व्यक्ति में जो पूर्व संस्कार है उसका जो अनुबंधानुक्रम यानी एक दूसरे का जो ताना बाना है, उस विधि से दर्शन क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है और उसके अनुसार ही हमारी जागृति और ह्रास की ओर गति है। तब जो ध्यान जाता है कि वातावरण और अध्ययन मानव के संस्कारों के लिए सहायक स्थिति है। तो हम सभी प्रौढ़ जो आज की गोष्ठी में उपस्थित हैं, हमारे वातावरण से और अध्ययन की वस्तु से आने वाले पीढ़ी के लिए एक संस्कार क्षम स्थिति तैयार होने की बात है और यही है शिक्षा और व्यवस्था। तो जिसे हम व्यवस्था कहते हैं उसको यदि हम वातावरण के रूप में पहचानते हैं, जिसे हम अध्ययन कहते हैं उसे हम शिक्षा के रूप में पहचानते हैं, फलस्वरूप व्यवस्था और शिक्षा के अंतर संबंध से इसमें जो हर व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार के लिए एक सहायक स्थिति तैयार हो सकती है। दर्शन, दृश्य और दृष्टि, इस प्रकार से यदि हमारा दृष्टि विकसित होने से एक ध्यान चला जाता है। दूसरा एक उदाहरण के लिए, दृष्टि द्वारा प्राप्त समझ व्यंजना पूर्वक स्वीकृत को दर्शन संज्ञा है। अब अपने को ध्यान जा ही रहा है दृष्टि पर। दृष्टि द्वारा प्राप्त समझ जिसे हम समझते हैं दृष्टि द्वारा, और व्यंजना पूर्वक यानी उसका जो विश्लेषण होता है, उससे जो स्वीकृति होता है, उसे दर्शन संज्ञा है। प्राकृतिक एवं मानवकृत भेद से वातावरण है, यानी प्राकृतिक वातावरण भी है, मानवकृत वातावरण भी है। परिवार यदि फोकस में आएगा तो मानवकृत वातावरण समझ में आएगा। शास्त्र, इतिहास एवं काव्य भेद से अध्ययन है। अब यहां पर दिया है शास्त्र, इतिहास एवं काव्य। देखिए कितनी सुंदर परिभाषा है, कितनी सुंदर परिभाषा है। शास्त्र का मैं दे रहा हूं। निर्दिष्ट लक्ष्योन्मुख सिद्धांत, प्रक्रिया एवं नियम तथा वस्तु स्थिति का निर्देश पूर्वक बोध कराने वाले शब्द व्यूह की शास्त्र संज्ञा है। निर्दिष्ट लक्ष्योन्मुख सिद्धांत, प्रक्रिया एवं नियम तथा वस्तु स्थिति का निर्देश पूर्वक बोध कराने वाले शब्द व्यूह की शास्त्र संज्ञा है। नियम और प्रक्रिया फल का संयुक्त प्रमाण ही सिद्धांत है, क्योंकि नियम एवं प्रक्रिया समाधान के अभाव में किसी भी क्रिया फल का दर्शन सिद्ध नहीं करते। एक ध्यान चला जा रहा है इसलिए बता सकता हूं कि दर्शन को समझने के लिए जो पूर्व स्थिति है, जिसे पूर्व संस्कार कहा, कि अभाव का अभाव से युक्त होना, यह एक प्रारंभिक स्थिति है जो संस्कार में आवश्यक है। अभावग्रस्त मानसिकता यानी समस्याग्रस्त मानसिकता, इसमें कोई नियम और प्रक्रिया का कोई फल का संयुक्त
परिमाण नहीं निकलता जिसे सिद्धांत में नहीं कह सकते। जैसे दरिद्री उन्मूलन कोई सिद्धांत नहीं हो सकता, समाधान समृद्धि सिद्धांत हो सकता है। मानव का आपराधिक रूप में दृष्टि होना कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। मानव पापी है, अज्ञानी है, स्वार्थी है, इस दृष्टि से मानव के अध्ययन से कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। मानव की वास्तविक क्षमता, योग्यता और पात्रताओं के अध्ययन से सिद्धांत कुछ हो सकेंगे। देखिए, काव्य की परिभाषा, इकाई के भाव, विचार एवं कल्पना जो मानव लक्ष्य के अर्थ में हो को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त शब्द व्यूह की काव्य संज्ञा है। देखिए भैया, इकाई के भाव, विचार एवं कल्पना जो मानव लक्ष्य के अर्थ में हो को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त शब्द व्यूह की काव्य संज्ञा है। मानो अपनी जिंदगी भी काव्य है। जी भैया। बढ़िया कि नहीं? जी भैया। देखिए, पूरा काव्य रचना अगर हम इस तरह से करते हैं तो काव्य में गद्य भी है, पद्य भी है, और पूरा व्यवहार दर्शन बार बार पढ़ेंगे तो लगेगा एक कविता ही है, इतनी लय है इसके अंदर। इतिहास का देखिए, इतिहास की परिभाषा, विगत की जागरूक मानव और मानवीय कृतियों में एवं घटनाओं के श्रृंखलाबद्ध क्रम के स्मरणार्थ प्रस्तुत भाषा शब्द राशि की इतिहास संज्ञा है। भूगोल, मानव और मानवीयता के अर्थ में पृथ्वी का सर्वेक्षण, निरीक्षण पूर्वक मानचित्र सहित रचना ज्ञान पाने के लिए संपादित अध्ययन की भूगोल संज्ञा है। कितना सुखद सुंदर पूर्व तैयारी है मानव के अध्ययन के लिए, है कि नहीं भैया? अभी हम पूछते हैं भूगोल का थोड़ा सा बताओ तो देखिए कितनों को याद है। कहाँ है अपना घर, बाजार में जाते किस दिशा में? इस रूप में मुझे ऐसा लगा भैया कुछ फंडामेंटल है इसके अंदर, ये सबको हम सबको अनिवार्यतः मास्टर होने की आवश्यकता है। यदि हम दर्शन में पारंगत होना चाहते हैं तो हमें शास्त्र क्या है समझ में आना आवश्यक है, अनिवार्य है। काव्य क्या है समझना आवश्यक है, अनिवार्य है। इतिहास क्या है समझना आवश्यक है, अनिवार्य है। भूगोल समझ में आना आवश्यक है, अनिवार्य है। सुसंस्कृत संस्कार क्या है यह समझना आवश्यक है, अनिवार्य है। क्या है सुसंस्कृत संस्कार? विधि मानव चेतना, देव चेतना एवं दिव्य चेतना क्रम में है। विधि में जो विश्वास है उसकी सुसंस्कृत सुसंस्कार संज्ञा है। इस प्रकार से विधि पर अपना ध्यान होना तो अपना अध्याय है दर्शन दृश्य दृष्टि। इस प्रकार से मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें पूरा शिक्षा का क्रम दिया हुआ है, किस प्रकार से एक मानव शिक्षित और दीक्षित हो सकता है। तो इस तरह से अध्याय 1 से 9 तक मानो पूरा विश्लेषण दर्शन का वस्तु और प्रक्रिया और उसका एक शिक्षा और व्यवस्था का स्वरूप में हमें किया है। उसके बाद जैसे क्लेश मुक्ति अध्याय की जो वर्तमान के जो क्लेश हैं, इन क्लेश में जैसे हमने पढ़ा था इसके पूर्व के अध्याय में कि जो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की जो विविधता है, मानव में जो रूप पद बल बुद्धि उसकी जो शिष्टताएं हैं वो सबको पालन करने का जो दबाव है उससे क्लेश है। कैसे सामरस्यता है इसकी कुछ उपाय योजना, व्यवहारिक उपाय योजना क्लेश मुक्ति अध्याय में प्रस्तुत है। आगे अब ये व्यवहारिक उपाय योजना हमें स्वीकार होता है तब योग की मानसिकता बनती है। जैसे बच्चा स्कूल में जाना एक योग है, बच्चा परिवार में पैदा होना एक योग है,
धीरे धीरे परिवार संबंध विकसित होना एक योग है। और इस प्रकार से यदि हम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था देखते हैं तब उसमें यह दिखता है कि दो प्रकार का योग है। एक है संस्कृति सभ्यता का योग है और दूसरा विधि और व्यवस्था का योग है। इस प्रकार से विधि व्यवस्था और संस्कृति सभ्यता इनका योग होना, तब जो भाव हम सब में आता है उस भाव को हम कहेंगे यही योग है। फलस्वरूप संयोग और संयोग के फलन में अस्तित्व में अनुभव होना, प्रमाण के रूप में जागृति होना, और ऐसे जागृति को हम नियति क्रमानुषंगी स्थिति को स्वीकार करते हुए, जैसे बाबा जी ने इसे कहा कि यह मानव का फल है, मानव को समर्पित, इस प्रकार से एक उपकार की स्थिति प्रमाण के रूप में हम सब में आना, और यह सब नियति क्रमानुषंगी विधि से ये होना, उसको सहअस्तित्व नजरिया बाबा जी ने नाम दिया। ऐसा सहअस्तित्व नजरिया हम सब में विकसित होना, यह योग है। सूक्ष्मता में, ये तो स्थूल योग बताया, सूक्ष्मता में योग है मन और वृत्ति का योग है, वृत्ति और चित्त का योग है, चित्त बुद्धि का योग है, बुद्धि आत्मा का योग है। तब जो सूक्ष्मता में हम बात करते हैं कि मन और वृत्ति परस्पर वियोग होना ही दुख है, वृत्ति के अनुसार मन काम न कर पाना ये वियोग है, फलन दुख। चित्त वृत्ति के अनुसार चित्त के अनुसार वृत्ति न हो पाना, इसमें जो परस्पर अंतर्विरोध है उसे अशांति। इस प्रकार से जीवन में जो योग है, जो संगीतमयता है, उसे हम जीवन मूल्य के रूप में पहचानते हैं, उसे कहते हैं सुख शांति संतोष आनंद। और उसकी जो विपरीत स्थिति है वह सूक्ष्म वियोग है। कारण में कोई वियोग है ही नहीं, यह ध्यान देने का मुद्दा है। कारण सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व पृष्ठभूमि होने से वहां कोई वियोग है नहीं, वहां योग है। और यह जब जीवन के रूप में हमें समझ में आता है तब उससे हम संयोग कहते हैं। तो एक जीवन दूसरे जीवन को पहचानना यह संयोग है, यह विधि व्यवस्था है। और ऐसे मानव एक दूसरे को पहचान पाना वह संस्कृति सभ्यता है, इस प्रकार से समझ में आता है। तो योग के बारे में हमें उपाय योजना दिया, प्रक्रियाएं भी बताई कि क्लेश मुक्ति के लिए योग। अब आगे जो है ना, लक्षण लोक आलोक और लक्ष्य, इसकी स्पष्टता दिया। लक्षण को कैसे पहचानते हैं, लोक का मतलब क्या हुआ, आलोक का मतलब क्या हुआ, और लक्ष्य को पहचानते हैं। एक सुंदर सूत्र बाबा जी ने दिया था कि भाई लक्षण के बारे में पूछा था मैंने कि बाबा जी लक्षण क्या है, तो सरल शब्दों में बताया, लक्ष्य से लक्षण होता है। कितना सटीक पॉइंट है, देखिए जैसा हमारा लक्ष्य है वैसे लक्षण दिखते हैं। विकास हमारा लक्ष्य है, जागृति हमारा लक्ष्य है, वैसे लक्षण दिखने लगते हैं। अब इन लक्षणों को लोक और आलोक ये हम पहचान पाने से, लोक क्या है, आलोक क्या है, लोक को जगत कह सकते हैं, आलोक को, इसमें जो ज्ञान रूपी प्रकाश है इसको हम आलोक कहते। तो इस प्रकार से लक्षण लोक आलोक और लक्ष्य स्पष्ट होने से जब आगे के अध्याय को हम देखते हैं तब उसमें मानवीयता कैसे हमारे से प्रकट होती है, तो मानवीयता पर ध्यान दिलाए हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही मानवीयता यानी देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता, और ऐसे मानव होने से जो मानवीयता के स्वभाव गुण धर्म, इसका विश्लेषण है। और आज तक हम मानवीयता कहते आए, तो यहां पर मानवीयता किस रूप में है इसका विश्लेषण दिया है। इसके आगे मानव व्यवहार सहज नियम, अब यहां कुछ अभ्यास के नियम हमें समझ में आते हैं।
तो मानव व्यवहार सहज नियम, इस अध्याय में हम अभ्यास को पहचानेंगे। ये कौन से अभ्यास है? तब मानव सहज न्याय, इस अध्याय में क्या दिया? तो मानव सहज न्याय में अवसरवादिता और न्यायवादिता, ये दो मुद्दे बाबा जी हमें अभ्यास के रूप में स्पष्ट किए हैं। अवसरवादी मानव प्रिया प्रिय, हिताहित, लाभालाभ से ग्रसित वो व्यवहार में दिखावा करते हैं, जिनसे असंतुष्टि, व्याकुलता व अनिश्चयता की पीड़ा भी उपलब्ध होती है, क्योंकि अज्ञान की मान्यताएं शीघ्र परिवर्तनशील हैं। जिसको हम कहते हैं कि व्यवहार बदलता है आदमी का, अवसरवादी व्यक्ति के व्यवहार बदलते हैं। अवसरवादी मानव के कर्तव्य का लक्ष्य भी सुख है, पर वह इस प्रणाली से सफल नहीं होता। इस प्रकार से सदोष विचार व अवसरवादी विचार हर्ष, उत्साह, सहअस्तित्व, निर्भ्रमता को उत्पन्न करने वाले कार्य एवं विचार को निर्दोष विचार या न्यायवादी विचार की संज्ञा दिया है। तब इस प्रकार से मानव सहज न्याय में हमारा किस प्रकार से अवसरवादी व्यवहार, बहुत सूक्ष्म मुद्दे हैं, अवसरवादी व्यवहार और न्यायवादी व्यवहार, इस पर ध्यान दिया है। और इसमें मानव शरीर के रूप में हमारे व्यवहार कैसे प्रकट होते हैं उस पर भी ध्यान दिया है। एक हाईलाइट कर सकता हूं। व्यवहार व हृदय के परस्पर विरोध से क्षोभ, हृदय व प्राण के परस्पर विरोध से खेद, प्राण व मन के परस्पर विरोध से तृषा, मन व वृत्ति के परस्पर विरोध से दुख, वृत्ति व चित्त के परस्पर विरोध से अशांति, चित्त व बुद्धि के परस्पर विरोध से असंतोष, बुद्धि व आत्मा विमुख होने से समस्या की उपलब्धि होती है। व्यवहार शरीर, हृदय व प्राण व मनाश्रित है। फलतः मन स्थिति क्रम से प्राण, हृदय व कर्म के आकार से कृति आकृति होती है। मन ही मेधस पर प्रभाव पूर्वक आशानुरूप आकार का संकेत करता है तथा बदले में सुखास्वादन चाहता है। इस प्रकार से जो हम मानवों में परस्पर अनुकूल और प्रतिकूल व्यवहार का जो बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज से हम पहचान सकते हैं कि हमारी अभी मनस्थिति क्या है। इस प्रकार से व्यवहार की सूक्ष्मता यह ध्यान में आती है जो मानव सहज न्याय में, कि हमारा व्यवहार गड़बड़ व्यवहार, दोषपूर्ण व्यवहार शरीर को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है, क्योंकि इसका व्यवहार का संबंध हृदय और प्राण से भी संबंधित है। किसी समय जब इंसर्ट होता है तब उस समय अपनी हृदय की गति, अपने प्राण की गति, बहुत लोगों को ध्यान गया होगा। जिस समय सुख की स्थिति है उस समय हमारे हृदय की गति और प्राण की स्थिति, इस पर भी हम सब लोगों का बारीकी से ध्यान गया होगा। इस रूप में मानव सहज न्याय को एक समझने की स्थिति बनता है। और ऐसे मानव सहज न्याय में एक बहुत ही सुंदर बाबा जी ने एक व्यवस्था दिया है। उस व्यवस्था में मैं कुछ 2-3 हाईलाइट पढ़ सकता हूं। न्याय ही विधान है, विधान ही व्यवस्था, व्यवस्था ही विज्ञान व विवेक, विज्ञान एवं विवेक ही नियम, नियम ही नियंत्रण, नियंत्रण ही न्याय है। 6:28 हुआ है। मैं एक मानव सहज न्याय में हम सबकी मानसिकता में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की पृष्ठभूमि मानो हमारी तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से जाता है तो प्रजा की परिभाषा है नियम सहित मानवीयता पूर्ण आचरण का पालन करने वाले प्रत्येक मानव की प्रजा संज्ञा है। विचारक तथा विद्वान ही प्रचारक हो सकते हैं। शासक और शासक भ्रमित मानव प्रवृत्ति की उपज है, अतः शासक विचारक नहीं हो सकता। विचारक सदा सदा व्यवस्था का पोषक है, शासक सदा सदा व्यवस्था का शोषक है। अतः
विचारक शासक नहीं, शासक कभी विचारक हो नहीं सकते। इस प्रकार से मानव सहज न्याय में ये मौलिक मुद्दे जो हमारी मानसिकता में लटकते रहते हैं, इन सभी का उत्तम निराकरण करते हुए कैसे हम मानव सहज न्याय में पारंगत हो सकते हैं, इस अध्याय में दिया हुआ है। तो कुछ शेष बिंदु हम कल कर सकते हैं। भैया जी प्रणाम। नमस्ते। एक चीज पूछना चाहता हूँ, पूछूं? बताएं बताएं बताएं। हृदय और प्राण में क्या अंतर है? हृदय और प्राण में अंतर, प्राण वायु है और हृदय एक अंग अवयव है। तो प्राण वायु पूरे शरीर में काम करता है और हृदय, जिसको हम सांस लेने से पहचान सकते हैं, और हृदय एक शरीर का अंग अवयव है। इस प्रकार से प्राण और हृदय। बहुत सुंदर हो गया भैया। बढ़िया हो गया ना? जी भैया। भैया इसको ऐसे भी देख सकेंगे क्या अनुक्रमणिका को, कि जो दर्शन जो 4 भागों में है